जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर ये लास्ट वीडियो आज होगा और इसके अंदर हम जो बाकी सेक्शंस बचे हैं, तो बाकी सेक्शंस हमने लास्ट टाइम जो किया था वो 20 तक कर लिया था, 23 तक कर लिया था। तो अब हम बात करेंगे आज 24 से लेकर 31 की। तो 24 से 31 में क्या क्या सेक्शन है एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। तो 24 जो सेक्शन है वो कहता है एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एक्ट है कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये इसका मीनिंग निकल रहा है इसको पढ़कर क्या, लेकिन असलियत में या जो हम लैंग्वेज जब पढ़ेंगे सेक्शन की तो उसके अंदर क्या ऐसा बिल्कुल पूरी तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशंस एग्जेम्प्टेड हैं कि नहीं हैं, वो हम भी देखेंगे। ठीक है। दूसरा 25 जो सेक्शन वो कहता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, यानी आरटीआई एक्ट के तहत कौन कौन मॉनिटरिंग करेगा और कौन कौन रिपोर्टिंग करेगा, उसके बारे में हम 25 में देख लेंगे। 26 कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स। तो आरटीआई के तहत प्रोग्राम्स बनाने की भी जरूरत होती है, प्रोग्राम्स में जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर काम कर रहे हैं, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग हो, उनकी बार बार ये जो स्किल है इसको यूज़ करने के लिए और उनकी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बारे में उनको आप जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी 26 के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस है। 27 है पावर टू मेक रूल्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसकी डेफिनेशन में हम जानते हैं कि जहाँ पे सेंटर की बात होती है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे स्टेट की बात होती है किसी, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है रूल्स बनाने की, किन किन रूल्स के लिए या किन किन मैटर्स के लिए वो रूल्स बना सकते हैं, इसका हम 27 में डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, उसका प्रोविजन देख लेंगे। 28 है पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल आता है, तो वो तो एक ब्रॉडर पावर है। और उसकी जो छोटी पावर, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हमने लास्ट टाइम जब फर्स्ट हमने ये स्टार्ट किया था आरटीआई को, तो वहाँ पे हायरार्की भी दिखाई थी मैंने। हायरार्की में क्या था, हायरार्की में यह था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो टॉप पे है, उसके नीचे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो इस तरीके से चल रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अंडर है, लेकिन पैरेलल है और उससे लेकिन नीचे लेवल पे है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के क्या क्या पावर्स हैं रूल बनाने के, वो 28 में बताया गया है। और 29 में लेइंग ऑफ रूल्स। तो जब रूल्स बनाए जाते हैं आरटीआई एक्ट के तहत, तो उनको ले भी करना होता है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर में। तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है वो 29 में देख लेंगे। 30th है आपका पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। अगर इस आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कौन इस डिफिकल्टी को रिमूव करेगा, इसके बारे में भी 30 के अंदर हमें बता रखा है, प्रोविजन दे रखा है। और लास्ट में है रिपील, यानी जब ये आरटीआई एक्ट 2005 आया तो इसने किस एक्ट को रिपील किया, उसके बारे में 31 के अंदर बताया हुआ है। तो ये हमारा आज का यानी जो सेशन है उसके अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये आज हमारा फिनिश हो जाएगा। और लास्ट में आपका फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल क्या है ब्रीफली उसको हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24 से। सेक्शन 24 है एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो अगर हम इस सेक्शन का टाइटल पढ़े, टाइटल यानी इसको टाइटल कहते हैं, एक्ट नॉट टू अप्लाई सर्टन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि यहाँ पे उन प्रोविजंस के बारे में बताया गया है जहाँ पे ये एक्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अप्लाई नहीं होगा। लेकिन क्या असलियत में ऐसा है? तो ये जब हम प्रोविजन पढ़ेंगे और एक केस लॉ भी देखेंगे, केस लॉ मतलब एक जजमेंट देखेंगे जिसके अंदर क्या सिनेरियो था और वहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, उसके बारे में देखें, क्योंकि उससे क्लैरिटी मिल जाएगा, आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। और जो एक दो छोटे और भी इलस्ट्रेशन है कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ताकि आपका जो सेक्शन 24 है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं पहले सेक्शन 24 क्या कहता है। नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शेल अप्लाई टू। तो ये कहता है कि इस एक्ट के अंदर जो भी चीज़ें दी गई है वो अप्लाई नहीं करेगा। किसको अप्लाई नहीं करेगा? द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल। तो सेकेंड शेड्यूल में जो भी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा, ये कह रहा है। बीइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर कौन से ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं? जो इस्टेब्लिश किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन टू दैट गवर्नमेंट। और या कोई इंफॉर्मेशन ये जो इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो
ये वन का जो ये मेन आपका प्रोविजन है वो ये कहता है कि इस एक्ट के अंदर जो भी चीज़ें दी गई है वो आपके इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, जो कि सेकंड शेड्यूल में बताया गया है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, नोटिफाई किया है या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। और उसके साथ साथ अगर कोई इंफॉर्मेशन ये ऑर्गेनाइजेशन उस सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है तो वो भी क्या है, वो भी उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो ये तो जनरल बात यहाँ पे बता दी। लेकिन प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो क्या होता है, एक तरीके का एग्जेम्पशन होता है। एग्जेम्पशन यानी ये बात ठीक है लेकिन इन कैटेगरी के केसेस में ये करना पड़ेगा जो अभी यहाँ पे बता रहा है। तो प्रोवाइजो क्या कहता है या एग्जेम्पशन क्या है कि इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड अंडर दिस सबसेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि पहले उन्होंने बताया कि इन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन वो कह रहा है कि अगर इंफॉर्मेशन जो है वो एलिगेशन ऑफ करप्शन या ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड है तब ये एक्सक्लूडेड नहीं होगा, तब ये एक्सक्लूडेड नहीं होगा ये ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मीनिंग निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि एलिगेशन ऑफ करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन के केस में इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो बाकी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो आरटीआई एक्ट के तहत आते हैं उसकी तरह ही काम करना पड़ेगा और उसके ऊपर भी ये आरटीआई एक्ट अप्लाई हो जाएगा और उसे भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। अगर इंफॉर्मेशन एलिगेशन ऑफ करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन से रिगार्डिंग आता है तो उस केस में यानी जो ये इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है उनको ऑर्डिनरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आरटीआई एक्ट के तहत आते हैं उसकी तरह ही काम करना पड़ेगा। बाकी सारे केसेस के अंदर वो बच जाएगा, ये उस टाइम पे एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। फर्दर प्रोवाइडेड दैट, उसके साथ और क्या बात बता रहे हैं वो, इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन सॉट फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जहां पे स्पेसिफिकली वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो उस केस में अगर इंफॉर्मेशन मांगा गया है तो क्या करना है। देखिए यहाँ पे एलिगेशन ऑफ करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन दोनों की बात है, उस केस में प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, कोई टाइम लिमिट नहीं बता रखी है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है तो उस केस में किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो यानी दो कैटेगरी में से यहाँ पे जो नीचे बात कर रहा है वो एक ही कैटेगरी की बात कर रहा है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के केस में वो क्या कह रहा है, द इंफॉर्मेशन शैल ओनली बी प्रोवाइडेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन and notwithstanding anything contained in section 7 such information shall be provided within 45 days from the date of receipt of the request। तो एक तो उन्होंने बताया कि अगर ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना है तो उस केस में उस इंफॉर्मेशन को सीआईसी के अप्रूवल से ही दिया जाएगा, एक तो ये बताया। और टाइम यहाँ पे कितना होगा, ये टाइम होगा 45 डेज का, यानी 45 डेज के अंदर, शैल का मतलब ये मैंडेटरी है कि 45 दिन के अंदर किसी भी हालत में देना ही होगा। सेक्शन 7 के अंदर तो है 30 दिन का टाइम और बाकी जहाँ पे CAPIO के थ्रू भेजा जाता है तो वहाँ पे 35 दिन का टाइम होता है। लेकिन वो कह रहा है कि जहाँ पे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसकी दो कंडीशन है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो कंडीशन से यानी करेंगे, एक तो वो सीआईसी की अप्रूवल लेंगे, दूसरा जो है 45 डेज का टाइम उनको दिया गया है जिसके अंदर उनको मैंडेटली देना ही होगा। तो ये कहता है आपका ये सेक्शन जो है सबसेक्शन 1/24 का। सेकंड क्या कहता है वो देख लेते हैं। पहले हम पूरा प्रोविजन देखेंगे जो 24 के अंदर है, उसके बाद हम कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे। तो सेकंड जो सबसेक्शन है वो कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट amend the schedule by including therein any other intelligence or security organization established by that government or omitting therefrom any organization already specified therein। तो ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो सेकंड शेड्यूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है। यहाँ पे हमने बात की थी ना कि यहाँ पे सेकंड शेड्यूल में कौन आ रहा है, सेकंड शेड्यूल में वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं जिसको इस्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, वो आ रहे हैं। तो एक बार मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, एक मिनट सेकंड शेड्यूल दिखा देता हूँ आपको मैं। ये है अपना सेकंड शेड्यूल, ठीक है, द सेकंड शेड्यूल, इसको सी सेक्शन 24 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि इसको सेक्शन 24 के साथ क्लब करके यानी उसके साथ मिला के पढ़ना है।
तो इसमें कौन कौन से इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये प्योरली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है फंक्शनिंग उससे रिगार्डिंग बताया गया यहाँ पे। तो इसमें कौन कौन सा है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ का, और इसमें बाकी जो भी साथ में जोड़ रखे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, ईडी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एंड कैबिनेट ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है, असम राइफल है, सशस्त्र सीमा बल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है इन्वेस्टिगेशन वाला, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ है, एफआईयू है, और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड भी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनसीएससी भी है, सीएसबी है, सीबीआई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है, और एनआईजी है, और स्ट्रेटेजी फोर्स कमांड है। तो ये ब्रीफली जो अपडेटेड लास्ट था उसका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये आपका सेकंड शेड्यूल है, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से ने जो इस्टेब्लिश किए हैं ऐसे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को रखा गया है जिसके पीछे मंशा ये है कि इनको एग्जाम करना, यहाँ से इंफॉर्मेशन सिर्फ किस केस में, एक तो करप्शन के केस में और ह्यूमन राइट वायलेशन के केस में ही दिया जाना चाहिए, ऐसा जो है 24 में लिखा था, इसलिए इसको यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो ये है। बाकी हम 24 पे एक बारी दोबारा से चले जाते हैं। तो ये आपका 24 सेक्शन आ गया। तो अब बात कर लेते हैं पूरे सेक्शन की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, तो बाय नोटिफिकेशन क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है इस शेड्यूल को, सेकंड शेड्यूल को, और वहां पे क्या कर सकता है, किसी नए इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड कर सकते हैं और ओमिट भी कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग देयर इन, एक तो इंक्लूड किया जा सकता है, या ओमिटिंग देयर इन देयर फ्रॉम, और वहां से उसको ओमिट किया जा सकता है। ऑन द पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिफिकेशन, और जिस दिन ये नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया उस दिन से डीम टू बी इंक्लूडेड या ओमिटेड, तो उस दिन से ये मान लिया जाएगा कि इसमें से ओमिट कर दिया गया या इंक्लूड कर दिया गया है। ऐसा क्यों लिखा है, अगर किसी वजह से किसी के पास आरटीआई एक्ट रहा पुराना और उसने नहीं देखा, तो उसका रीजन यही है कि ये मान लिया जाएगा, का मतलब ये कि अगर वो एक्ट जो भी है उसको अपडेट नहीं किया गया, तब भी नोटिफिकेशन जब से आ गया ये मान लिया जाएगा कि ये जो एजेंसी है, ये जो सिक्योरिटी एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो उस सेकंड शेड्यूल में आ गया, और फिर उसके ऊपर ये सेक्शन 24 अप्लाई हो जाएगा। और उस केस में फिर क्या होगा कि करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशंस के इंफॉर्मेशन को छोड़कर बाकी में वो इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं रहेगा, या उसके लिए मैंडेटरी नहीं रहेगा। तो ये रीजन है कि इसको डीम्ड मान लिया कि जब से नोटिफिकेशन आ गया तब से मान लिया जाए कि नया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम उस नोटिफिकेशन के है उसको ऐड कर दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन आपका 24 का 2 है, यहां से पावर डिराइव करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशंस को सेकंड शेड्यूल में ऐड करती है या उससे डिलीट करती है। तो ऐसा ही एक नोटिफिकेशन मैंने ढूंढा था और ये मुझे नोटिफिकेशन मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डीओपीटी क्योंकि नोडल डिपार्टमेंट है वो इस काम को करता है। तो देखो ये जो डीओपीटी है उसका एक सर्कुलर है या नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर उसने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन आपका 9 जून 2021 का है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें इन्होंने बताया इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 24। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 2 इसी की बात कर रहा है वो, कि यहाँ से पावर डिराइव करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, किसी एजेंसी को, सिक्योरिटी एजेंसी को इंक्लूड कर सकता है या डिलीट कर सकता है। तो यही यहाँ पे किया गया है। तो इसने क्या किया, इन सेकंड शेड्यूल टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आफ्टर सीरियल नंबर 22 एंड एंट्री रिलेटिंग देयर टू द फॉलोइंग सीरियल नंबर्स एंड एंट्री शैल बी एडेड। तो सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसको ऐड किया गया था 2011 के अंदर। तो ये नोटिफिकेशन इस तरीके से सबसेक्शन 2 से पावर डिराइव करके इस 24 के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है उसको अमेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर यहां से डिराइव करके ऐसा किया जाता है। एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 24 का 2, यानी सब सेक्शन इसके अंदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन लाएगी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐड या उसको वहां से डिलीट करने के लिए, तब उस नोटिफिकेशन को क्या करना होगा, ले करना होगा पार्लियामेंट के अंदर। ईच हाउस मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर उसे ले करना होगा। तो ले करने का तरीका ये होता है कि जब भी सेशन में होता है
पार्लियामेंट, तो हम क्या करते हैं, 2 डेट्स देख लेते हैं कि किन 2 डेट्स पे ले किया जा सकता है। उन 2 डेट्स के लिए हम सजेस्ट करके एक लेटर बना के उनको भेज देते हैं और वहाँ पे ले कर दिया जाता है। जनरली 2 डेट्स वहाँ पे जरूर होने चाहिए जिनके अंदर वो ले हो सके। नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शेल अप्लाई टू। अब जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को ऐड या डिलीट कर सकता है, उसी तरह से सिमिलर पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है। तो वो यहाँ पे 4 और 5 में बताया गया है। तो 4 एक बार क्या बताता है, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शेल अप्लाई टू सच इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे जो बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, तो उसी के पैरेलल यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जिन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया है उनको बाय नोटिफिकेशन क्या किया जा सकता है, उनके ऊपर ये किया जा सकता है कि उन एक्ट के ऊपर, उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एक्ट अप्लाई ना हो। नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट shall apply to such intelligence and security organizations being organizations established by the state government as that state government from time to time by notification in the official gazette specify। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, करेगा, देखिए आरटीआई एक्ट तो जनरल ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, ये जो एक्ट है इसी का सिमिलर वर्जन, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, सिमिलर वर्जन जो होता है वो स्टेट के अंदर अप्लाई होता है। यानी मेन सारे जो सेक्शन है वो तो सेम रहेंगे, लेकिन जैसे 24 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए सेकंड शेड्यूल में पावर है, तो वो क्या करेगा, अपना जो सेकंड शेड्यूल है उसको डिफरेंट जो है नोटिफिकेशन से बना सकता है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर डाल सकता है, क्योंकि सेंट्रल की जो एजेंसी वो अलग है और स्टेट की एजेंसी क्या है, अलग है। तो यहां से पावर डिराइव करके स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करेगा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन से कुछ ऑर्गेनाइजेशन को सेकंड शेड्यूल में डाला था, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी अपने नोटिफिकेशन से क्या करेगा, किसी जो है इस इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को सेकंड शेड्यूल में डाल देगा। प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन। जो चीज यहां पे बोला था कि करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन के केस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ये अप्लीकेबल नहीं होगा मतलब कि ये जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही काम करेंगे और करप्शन और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केस में वो एग्जेम्प्टेड नहीं होंगे। Provided further that in case of information sought for in respect of allegation of violation of human rights, और जहां पे ह्यूमन राइट वायलेशंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी गई है तो वो इंफॉर्मेशन ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में सीआईसी के अप्रूवल से दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है किसके अप्रूवल से दिया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की अप्रूवल से ही दिया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन शैल ओनली बी प्रोवाइडेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 7 सच इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 45 डेज। तो यहाँ पे भी टाइम लाइन जो ऊपर 45 डेज का है सीआईसी के केस में, एसआईसी के केस में भी अगर स्टेट गवर्नमेंट होगा, स्टेट से रिगार्डिंग पूछ रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो एसआईसी के अप्रूवल से 45 डेज के अंदर इसको देना होगा। तो सिमिलर प्रोविजन है, सिर्फ डिफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सीआईसी के अप्रूवल से देना है 2 के अंदर और यहाँ पे जो है एसआईसी के अप्रूवल से देना है 45 डेज के अंदर, यहाँ पे 45 डेज था। और एक जो छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है, अगर देखेंगे आप बिल्कुल गौर से तो आपको ये मिलेगा कि एक ये लाइन है, और द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन टू दैट गवर्नमेंट नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शेल अप्लाई टू। वो कह रहा है कि इस एक्ट के अंदर जो भी बातें बताई गई है वो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होगा, और साथ के साथ कोई इंफॉर्मेशन भी है जो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन एलिगेशन और करप्शन से रिलेटेड है या ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड है वो एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पे एक बात तो इससे ये समझ में आ रही है कि पूरी तरह से तो ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्टेड नहीं है, और दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है कि जो इंफॉर्मेशन ये इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है, अगर वो इन कैटेगरी में नहीं आता करप्शन या ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में, तो वो भी प्रोटेक्टेड है, वो भी नहीं मांगा जा सकता। तो इनसे ये कुछ बातें सामने आ रही हैं। तो ये जो डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे, जबकि वो वर्ड नहीं यूज किए गए हैं। तो लेकिन
क्योंकि सिमिलर प्रोविजन है, तो यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि जो स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन होंगे, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उसने कोई इंफॉर्मेशन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा अगर वो करप्शन या ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में उसे इंफॉर्मेशन देना है, ये बोला गया कि वो एग्जेम्प्टेड नहीं रहेगा उस केस में। और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई नोटिफिकेशन लाता है जिसके थ्रू वो सेकंड शेड्यूल को चेंज करता है या उसको मॉडिफाई करता है, तो उसको ले करना होगा यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा में, यानी ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। तो उसी के पैरेलल यहाँ पे जो स्टेट ने अगर इस तरह का नोटिफिकेशन निकाला, तो वो जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, तो उस जगह पे स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी में अगर स्टेट लेजिस्लेचर है, दोनों ही हाउसेज हैं, तो दोनों हाउसेज में ले होगा, एक हाउस है तो एक ही हाउस में ले होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंपैरिजन मैंने आपको ये नोट करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे ये प्रोविजंस। तो कंपेयर करके मैंने बता दिया कि 24 के 2 में और 24 के 4 में क्या फ़र्क है। ये एक 24 का 2 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है नोटिफिकेशन करने के लिए, और 24 का 4 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो अपने सेकंड शेड्यूल के अंदर अपने जो स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको डाल सके। तो एक ऐसा ही एग्जांपल मैं हरियाणा का दिखा देता हूँ। तो ये हरियाणा का नोटिफिकेशन है। हरियाणा ने क्या किया, यही जो 24 का सबसेक्शन 4 है, वहाँ से पावर डिराइव करके, वहाँ से पावर क्या मिलती है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने सेकंड शेड्यूल के अंदर अपने स्टेट के सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को डाल सकता है। ठीक है, ये पावर वहाँ से मिली, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, ये स्टेट के जो ऑर्गेनाइजेशन थे इनको सेकंड शेड्यूल में डाला। ठीक है, तो ये उसी का ये नोटिफिकेशन मुझे ऑनलाइन मिल गया था, तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली से पता चल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो 24 के 2 से डिराइव करके इन्होंने सेकंड शेड्यूल में जो स्टेट का अपना एक्ट होगा उसके अंदर सेकंड शेड्यूल में इनको इंसर्ट किया है। तो डिफरेंस यानी स्टेट गवर्नमेंट के आरटीआई एक्ट और यहाँ के आरटीआई एक्ट में ये हो सकता है, एक तो पहला पॉइंट कि उनका शेड्यूल डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। उसके अलावा एक मैं अभी केस लॉ लूँगा, केस लॉ में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सेक्शन, तो एक तरीके से हमने बात की थी कि इसका जो टाइटल वो कहता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन पे ये एक्ट अप्लाई ही नहीं होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? सच में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पे इसकी लैंग्वेज ही कह रहा है कि भाई अगर करप्शन का एलिगेशन है, ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है, तब उन केस पे जो है उन ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगा। इसका मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे देखा था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेकंड शेड्यूल में सीबीआई है और ईडी भी है, तो इसके मतलब ये हुआ कि उसके अंदर आरटीआई का सेटअप भी होना चाहिए। सेटअप क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर करप्शन का एलिगेशन आएगा या ह्यूमन राइट वायलेशन का एलिगेशन आएगा तो उसके अंदर कोई आरटीआई तो प्रोवाइड करेगा ना, तो इसका मतलब सेटअप होना चाहिए। दूसरा, ये एक्ट अप्लाई हो रहा है, सिर्फ कुछ केसेस के अंदर ये एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, इससे ये मतलब निकलता है। बाकी करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन में यह एक्ट अप्लाई होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का और पीआईओ हो या वो स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक अथॉरिटी हो, दोनों में केस में अप्लाई हो रहा है। तो इसका एक केस लॉ हम डिस्कस कर लेते हैं जरा। ये एक केस है, मुझे लेटेस्ट केस है, ये 30 जनवरी का इसका डिसीजन है 2024 का। और केस का जो टाइटल है यानी पिटिशनर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सीपीआईओ है, जहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन का यानी सीबीआई का सीपीआईओ है जिसने ये रिट फाइल किया। तो हमने देखा भी था कि कल हमने डिस्कस भी किया था कि जब जो सीआईसी है उसने कोई डिसीजन दिया और उसको यानी उससे कोई एग्री नहीं करता, तो रिट के थ्रू उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट में ये रिट के थ्रू चैलेंज किया गया। और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो संजीव चतुर्वेदी हैं, ये एम्स के ऑफिसर थे और इनको यानी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इंफॉर्मेशन क्या चाहिए थी, एक बार वो देख लेते हैं। CBI has approached this court challenging the order this by Central Information Commission। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 25/11/2019 को एक ऑर्डर पास किया जिसके अंदर CBI को बोला गया कि भाई ये फॉलोइंग जो इंफॉर्मेशन है आप प्रोवाइड करो। तो ये प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी? काइंडली प्रोवाइड मी द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल फाइल नोटिंग डॉक्यूमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन डन बाय CBI ऑन करप्शन कंप्लेंट। तो ये करप्शन से रिलेटेड मैटर था, तो इसके रिगार्डिंग ये जो हमारे रिस्पोंडेंट है यहाँ पे संजीव चतुर्वेदी, ये एम्स के ऑफिसर हैं, इन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी। आरटीआई फाइल की उन्होंने, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि आप नोटिंग ड्राफ्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस दो, जो मैंने करप्शन कंप्लेंट की थी उसके रिगार्डिंग। इन्हें ये लगता था कि इन्होंने एक करप्शन कंप्लेंट फाइल की थी
सीबीआई को यानी मैटर रेफर किया था और उसके अंदर बोला था कि कुछ मतलब प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कुछ गड़बड़ थी। तो इन्होंने बोला था कि मुझे, और इन्होंने जब उनको रेफर किया सीबीआई को तो एक्शन लेने के लिए बोला था, तो उन्हें लगा कि एक्शन कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर, तो इसलिए उन्होंने आरटीआई में फाइल करके ये इन्फॉर्मेशन मांगी। और ये इन्फॉर्मेशन जब मांगी तो सीबीआई ने मना कर दिया। उसका यानी एजर्शन ये था या उसका कंटेंशन ये था, उनकी दलील ये थी कि भाई ये जो सीबीआई है वो सेक्शन 24 जो है वो आरटीआई एक्ट के तहत जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती और इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, उनका ये दलील था। तो ये मामला जब सीआईसी के पास पहुंचा अपील के अंदर, फर्स्ट अपील के अंदर भी जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी थे उन्होंने यही जो सीबीआई का इंटेंशन था वही बोला कि नहीं, वो सेक्शन 24 के अंदर जो सीबीआई नहीं आता तो आपको इन्फॉर्मेशन ये नहीं मिल सकती। फिर मामला सीआईसी के पास पहुंचा तो सीआईसी ने बोला कि इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जब सीआईसी ने बोला कि इन्फॉर्मेशन देनी तो सीबीआई को रिट पिटिशन के थ्रू हाईकोर्ट आना पड़ा। तो ये पूरा मामला था, ब्रीफ में क्या फैक्ट था इसका। तो सीआईसी ने बोला था कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो यहाँ पे संजीव चतुर्वेदी या रिस्पोंडेंट जो थे यानी अपील करने वाले या आरटीआई एप्लीकेंट, इन्होंने मांगा था। तो इन्होंने क्या मांगा था, नोटिंग, डॉक्यूमेंट, कॉरस्पॉन्डेंस सब मांगा था। एक जो कंप्लेंट उन्होंने की थी करप्शन कंप्लेंट उसके रिगार्डिंग, और काइंडली प्रोवाइड में कोडिफाइड कॉपी ऑफ द फाइल नोटिंग, ये सब चीज़ें मांगी थी। और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फाइल नोटिंग उससे अलग अलग विजिलेंस सेल का और अलग अलग डिवीजन का उन्होंने मांगा था। The respondent in this capacity as Chief Vigilance Officer has sent report regarding corruption practices। तो ये जो रिस्पोंडेंट है संजीव चतुर्वेदी जी, ये क्या थे, ये सीवीओ थे कहाँ के, एम्स के। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी करप्शन के रिगार्डिंग जो वहाँ पे हो रहा था एम्स के अंदर, और उसको भेजा था सीबीआई को उस पर एक्शन लेने के लिए, लेकिन उन्हें वही लगा कि उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। The said information was denied on the grounds that CBI is an organization which is specified in second schedule to RTI Act and read with section 24. Therefore, RTI Act does not apply to the petitioner organization यानी CBI। तो CBI ने बोला कि भाई सेक्शन जो 24 है उसके तहत और सेकंड शेड्यूल में क्योंकि मेरा नाम है तो मेरे ऊपर ये जो RTI Act है आप अप्लाई करना चाहते हो ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है। पिटिशनर जो संजीव चतुर्वेदी जी ने फिर फर्स्ट अपील की, उसके अंदर भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और यही ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दिया गया। सीआईसी के पास मैटर गया तो सीआईसी ने बोला कि नहीं, क्योंकि करप्शन से रिलेटेड मैटर है तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस के अंदर ये जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने क्या क्या बोला सेक्शन 24 के बारे में, वो उसके बारे में आपको एक बार बताऊंगा यहाँ पे ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। ए परयूजल ऑफ Section 24 of RTI shows that even though name of the organization find mentioned in second schedule of RTI Act, it does not mean that entire act is not applicable to such organization। वो कह रहे हैं कि अगर हम सेक्शन 24 को परयूज करें, उसको एग्जामिन करें, तो उससे ये पता चलता है कि सेक्शन 24 के अंदर ये लिखे होने के बावजूद और किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेकेंड शेड्यूल में आने के बावजूद इससे ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होता, इससे ये मतलब नहीं निकलता। इट डज नॉट मीन दैट एंटायर एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू सच ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि द प्रोवाइजर टू सेक्शन 24 परमिट्स इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन। क्योंकि जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो यानी प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ था, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि करप्शन से रिलेटेड एलिगेशंस और ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना होगा। एंड द सेम कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन इन सेकंड शेड्यूल। तो ये लिखने का मतलब ये है कि पूरी तरह से वो एग्जेम्प्टेड नहीं है और उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। और उन्होंने रेफर किया कुछ जो पुराने जजमेंट थे अपने ही, तो उस पुराने जजमेंट में क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में बताया, जैसे कि हाउएवर एन एक्सेप्शन इज कार्व्ड आउट ऑफ द एक्सक्लूजन क्लॉज विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन कवर्ड बाय द प्रोवाइजो। कह रहा है कि प्रोवाइजो के अंदर वैसे तो बोल रखा है कि जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो इन ऑर्गेनाइजेशन को जो सेकंड शेड्यूल में उनको नहीं देनी होगी, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ों को मतलब निकाला गया है और उसमें उस केस में इंफॉर्मेशन देनी होगी। द एक्सक्लूजन इज अप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू एनी इंफॉर्मेशन द टर्म इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो होगी उसके रिगार्डिंग यानी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और ये मेन बात ये है कि व्हेन रेड टुगेदर द ओनली कंक्लूजन दैट इज बी ड्रॉन इफ द इन्फॉर्मेशन शॉर्ट पर्टेन टू एलिगेशन ऑफ करप्शन। तो अगर एलिगेशन ऑफ करप्शन का इन्फॉर्मेशन है या ह्यूमन राइट वायलेशन का मैटर है, इट वुड बी एग्जाम फ्रॉम द एक्सक्लूजन क्लॉज। तो उस केस में ये जो एक्सक्लूजन क्लॉज मांग रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उससे वो एग्जाम हो जाएगा, यानी उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी।
irrespective of the fact that information pertain to exempt intelligence security organizations or not। तो चाहे ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को पर्टेन करती हो नहीं पर्टेन करती हो, लेकिन अगर मामला करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशन का आएगा तो उस केस में उसे इंफॉर्मेशन देनी ही होगी। ये इसमें बताया जजमेंट में। तो ये जो जजमेंट है ये बहुत लेटेस्ट है और इसके अंदर जो है बहुत सारी बातें जो है कही गई थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको मैं शेयर कर दूंगा। तो बाकी इसको ठीक है, वही सारी चीज़ें बातें बताई गई। मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको समझा दिया और मुझे लगता है कि अब आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पावर डिराइव करके 24 के 4 में अपना नोटिफिकेशन कर सकता है, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से कर सकता है, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये 24 का आपका पूरा स्कोप था जो हो सकता है। इन शॉर्ट आप पढ़ लेना इसको। इन शॉर्ट में ये आपके एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा। इन शॉर्ट में मैं बिल्कुल ही इसको बहुत ही सरल भाषा में लिख देता हूँ और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें डिलीट करके वो डिलीट करके, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें और ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 25 देख लेते हैं, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कैसे करनी है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। 10 CIC-SIC यानी जहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और जहाँ पे स्टेट होगा वहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उनके रोल के बारे में बता रहे हैं। जहाँ पे यानी जो भी सेटअप है, शैल एज सुन एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के खत्म होने के बाद और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, प्रिपेयर ए रिपोर्ट, यानी CIC-SIC का काम क्या रहेगा, एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करना ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ड्यूरिंग द ईयर एंड फॉरवर्ड ए कॉपी देयर ऑफ टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा, CIC के केस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा और SIC के केस में जो उस स्टेट में गवर्नमेंट है। ठीक है, तो जैसे कि हरियाणा के केस में हरियाणा इंफॉर्मेशन कमीशन जो होगा वो किसको प्रोवाइड करेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को, और सेंटर के केस में तो क्लियर है ही है। तो यहां पे बताया कि CIC और SIC का काम होगा जब साल खत्म हो जाता है उसके बाद एक रिपोर्ट जो है सबमिट करना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, जिसके अंदर वो बताएंगे रिपोर्ट के अंदर कि किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया गया है इन प्रोविजंस का, इस एक्ट के प्रोविजंस का। ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शैल इन रिलेशन टू पब्लिक अथॉरिटीज विद इन देयर जुरिडिक्शन कलेक्ट एंड प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू CIC-SIC। तो CIC-SIC तो इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है उसके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, वो किससे कलेक्ट करेगा, वो डिपार्टमेंट से कलेक्ट करेगा। तो डिपार्टमेंट जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होंगे, सेंटर के केस में सेंटर के बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करके उनसे इंफॉर्मेशन लेके वो रिपोर्ट CIC या SIC बनाएगा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डाली गई सेकेंड के अंदर, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की भी डाली गई है कि भाई आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो जिसके अंदर बताओ किस तरीके से आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो। तो इनका काम रहेगा डिपार्टमेंट का कि वो कलेक्ट करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन और उसको प्रोवाइड करेंगे CIC-SIC को एज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट बनानी है यहाँ पे CIC-SIC को, उस रिपोर्ट को बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको प्रोवाइड कौन करेगा, वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा उस स्टेट का या सेंटर का। as required to prepare the report under this section and comply with the requirements concerning the furnishing of that information and keeping of records for the purpose of this section। तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है CIC या SIC को, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक सेटअप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम और उसको फर्निश करने का काम ये और कंप्लाई करने का काम इस रिक्वायरमेंट का वो क्या है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या PIO का भी रहेगा। तो जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन सब का काम रहेगा कि वो इस तरीके का जो है रिकॉर्ड को मेंटेन करें ताकि जब उन्हें फर्निश करना हो इंफॉर्मेशन CIC-SIC को उनकी रिपोर्ट के लिए तो वो प्रोवाइड कर सकें। ईच रिपोर्ट शैल स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर टू विच द रिपोर्ट रिलेट्स। अब हर रिपोर्ट में क्या क्या चीज होनी चाहिए उसके बारे में भी इन्होंने बता दिया है। द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेड टू द पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी को कितने RTI एप्लीकेशन आए उसके बारे में बताना है, कितनी अपील आई, कितने सेकंड अपील तो आएगी नहीं, कितनी फर्स्ट अपील और कितने रिक्वेस्ट आए RTI एप्लीकेशन है उसके बारे में बताना है। द नंबर ऑफ डिसीजन वेयर अप्लीकेंट्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्स पर्सुएंट टू द रिक्वेस्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अंडर विच दिस डिसीजन वर मेड एंड नंबर ऑफ टाइम्स सच प्रोविजंस वर इन्वोक्ड।
कितने मामलों में, कितने मैटर्स के अंदर जो अप्लीकेंट था उसको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की या एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया गया, उसको जो मना करने का प्रोविजन था वो क्या था, किस प्रोविजन के तहत मना किया, और कितनी बार उस प्रोविजन को इवोक किया गया। इन्वोक किया मतलब इसको यूज किया गया। तो ये सारी बातें भी उस रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। द नंबर ऑफ अपील्स रेफर टू CIC SIC फॉर रिव्यू, कितने अपील जो है वो CIC और SIC के पास भेजे गए वो भी बताना है। नेचर ऑफ अपील, उस अपील का नेचर क्या था, कंप्लेंट था या दूसरी तरह की कोई अपील थी, सेकंड अपील थी। आउटकम ऑफ द अपील, तो उस अपील का क्या आउटकम आया उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन अगेंस्ट एनी ऑफिसर, तो RTI एक्ट के तहत अगर CIC ने किसी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी सजेस्ट किया था तो वो कैसे लिया गया, नहीं लिया गया, उसके अंदर क्या आउटकम रहा, क्या स्टेटस रहा, वो सारी बातें भी पर्टिकुलर्स डालने हैं। द अमाउंट ऑफ चार्जेस कलेक्टेड, तो जब फाइन लगाया जाता है CPI के ऊपर तो वो चार्ज भी कलेक्ट किया जाता है, तो चार्ज जो पब्लिक अथॉरिटी ने कलेक्ट किया कितना कलेक्ट किया, RTI एक्ट के साथ जो फीस आई उसका कितना अमाउंट कलेक्ट किया, ये सारे जो कलेक्शन है उसके बारे में भी ब्यौरा देना है। Any fact which indicate an effort by the public authorities to administer and implement the spirit and intention of act, तो ऐसे फैक्ट्स भी बताने हैं जिससे पता चले कि पब्लिक अथॉरिटीज किस तरीके से इस RTI एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो उनके एफर्ट्स के रिगार्डिंग भी फैक्चुअल चीज़ें उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो हर डिपार्टमेंट का यानी यहाँ से क्या एक रोल बन जाएगा कि उसको ये भी देखना पड़ेगा, ये भी काम करना पड़ेगा कि ये जो RTI एक्ट हो रहा है वो सही ढंग से इंप्लीमेंट हो। तो इसके रिगार्डिंग भी एफर्ट्स डालने होंगे, एफर्ट्स के रिगार्डिंग फैक्ट्स भी उस रिपोर्ट में डालना होगा। रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स के अगर कुछ रिकमेंडेशन जो है CIC देना चाहता है तो वो भी उस रिपोर्ट के अंदर, जो एनुअल रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे उस एनुअल रिपोर्ट में डाल सकते हैं। अपना रिफॉर्म के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए या किसी दूसरे लेजिस्लेशन के लिए, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी इस रिपोर्ट में डाली जानी है, ये लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग में रिपोर्टिंग की बात हो रही है कि एनुअल रिपोर्ट एक बनेगा उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो हेल्प करेगा CIC को इस तरह की रिपोर्ट को बनाने के लिए। और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसका जो एप्लीकेशन आ रही है, जो अपील आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, कैसे उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, कैसे उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो सारा जो रिकॉर्ड रखने के लिए ये सेक्शन 25 कहता है। The central government, the state government may, as soon as practical after the end of each year, cause a copy of report of CIC SIC referred in to be laid before each house of the parliament or each house of the state legislature। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब इस तरीके की रिपोर्ट CIC कर देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा, क्योंकि काम यहाँ पे किसको भेजना है, ये CIC को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजना है। तो CIC ने अपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी या स्टेट गवर्नमेंट को भेज दी, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या रहेगा कि वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या करेगा, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट वहां के स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एक हाउस या दो हाउस जितने भी हैं उसके अंदर वो ले कर देगा, उसको उस कॉपी को ले करना, एनुअल रिपोर्ट को ले करना, ये भी एक काम बताया गया है इसके अंदर। If it appears to the CIC SIC that practice of public authority in relation to exercise of its function under act does not conform with the provision or spirit of the act, अगर CIC को ये लगा कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो इस एक्ट के स्पिरिट में नहीं है, एक्ट के स्पिरिट में नहीं है, मतलब कि ये जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, ये कंटेनिंग ऑफ करप्शन की बात करता है, और जो पब्लिक अथॉरिटी वो काम कर रहे हैं उससे ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है या करप्शन कंटेंट नहीं हो रहा है, तो वो काम, उनका जो प्रोसीजर है या वो तरीका या जो सिस्टम है वो क्या होगा, इस एक्ट के स्पिरिट में नहीं हुआ। और उस केस में वो क्या कर सकता है, इट में गिव रिकमेंडेशन टू दैट अथॉरिटी, तो उस अथॉरिटी को वो रिकमेंडेशन दे सकता है, स्टेप्स बता सकता है कि ये आपको फॉलो करना ही करना होगा। तो ये लिखा है विच ऑट, ऑट का मतलब मैंडेटरी होगा उसको फॉलो करना, टू बी टेकन फॉर प्रमोटिंग सच कंफर्मिटी। तो इन प्रोविजंस को मेंटेन करने के लिए, इन प्रोविजंस को पूरी तरह से स्पिरिट में फॉलो करने के लिए अगर CIC चाहे और उसे लग रहा है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी सही से काम नहीं कर रही है तो वो स्टेप्स बता सकती है, रिकमेंड कर सकती है, और उन स्टेप्स को मानना उस पब्लिक अथॉरिटी का काम होगा, वो मैंडेटरी होगा। तो ये आपका सेक्शन 25 कहता है। ठीक है, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेरे हिसाब से 24 तक है, 25, 26 और ये इसमें से कभी रेयर ही क्वेश्चंस आते हैं, तो
तो लेकिन क्या है, लेकिन आप इसको समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप सब डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं उनके पास आरटीआई आती भी है। तो आप जब इस पूरे आरटीआई एक्ट को सही से समझेंगे तो आपको उसको डील करने में बहुत आसानी रहेगी, और ये भी समझ पाएंगे कि आरटीआई एक्ट की स्पिरिट क्या है और उस स्पिरिट में काम कैसे करना है, और उस स्पिरिट में काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं ये भी आपको पता रहेगा। चलिए इन शॉर्ट आप अपने आप पढ़ लेना, इसको शॉर्ट में बतानी जरूरत, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये वैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पे इसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 26 क्या कहता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे ऊपर तो बात होगी कि सीआईसी अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, जिस रिपोर्ट को सबमिट होगा करना होगा या ले करना होगा पार्लियामेंट के अंदर भी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे। प्रोग्राम्स किस लिए, ताकि अवेयरनेस आ सके और इस आरटीआई एक्ट को सही स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया सके। ठीक है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज। तो ये प्रोग्राम तो बनाने हैं लेकिन अपने फाइनेंशियल और दूसरे रिसोर्सेज को ध्यान में रख के बनाने हैं। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि आप अपने रिसोर्सेज को ध्यान में ना रखें। तो इस तरीके से आपको काम करना है कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो बनाओ उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा ना हो और आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर ना चला जाए। तो अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, डेवलप एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाएगा टू एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि उसे अच्छी तरह से समझ आ सके। जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, तो जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी, कम्युनिटीज है उनके लिए भी, उनको समझने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में और इसके तहत अपने राइट्स को इम्प्लीमेंट करने में, ये राइट्स के जो राइट्स दे रखे इंफॉर्मेशन सीख करने के, उसको वो यूज़ कर सकें, उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम बनाना है। तो एजुकेशन प्रोग्राम कई तरह से भी हो सकता है, वर्कशॉप हो सकती है या कोई आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, कुछ बुकलेट वगैरह बांट सकते हैं। तो हर तरह का इसके अंदर जो है चीज़ें हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है। इनकरेज पब्लिक अथॉरिटी टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे जो ये प्रोग्राम या एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज डेवलप करने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को बताई गई कि ये करेंगे। अब ये खुद तो सारा काम कर नहीं सकते, तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्हें इनकरेज करना है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो भी इसको डेवलप कराने में या ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करें, एंड अंडरटेक सच प्रोग्राम देमसेल्फ। और खुद भी ये पब्लिक अथॉरिटी जो है इस तरीके का काम खुद भी लें और खुद भी डेवलप करें अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरह के। प्रमोट टाइमली एंड इफेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बाय अथॉरिटीज अबाउट देयर एक्टिविटीज। और वो टाइमली क्या करें और इफेक्टिव मैनर में अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको, अपनी एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डिसमिनेट करें या लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कम से कम लोग जो है पब्लिक अथॉरिटी के पास आए इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए। ट्रेन CPIOs एंड SPIOs ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्रोड्यूस रिलेवेंट ट्रेनिंग मटेरियल फॉर यूज बाय पब्लिक अथॉरिटीज देमसेल्फ। तो CPI को क्या करना है, ट्रेन करना है, ताकि वो खुद क्या कर सके, रिलेवेंट ट्रेनिंग मटेरियल बना सके जो उनके भी काम आए और पब्लिक के भी काम आए। ठीक है, दोनों के काम के लिए। वैसे तो पब्लिक अथॉरिटी भी खुद यूज कर सके और बाकियों के भी काम आए, इस तरीके से रिलेवेंट ट्रेनिंग मटेरियल भी बनाना है CPI SPI को। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल विद इन 18 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये तो स्टार्टिंग की बात है कि जब ये एक्ट आया था तो उसके 18 मंथ के अंदर बोला गया था कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों, क्या करेगा, कंपाइल करेगा एक गाइड। ये गाइड क्या है बेसिकली आपने भी देखा होगा, आप लोगों ने, एक सिंपल लैंग्वेज में गाइड होती है, इसके अंदर बताया था कि इस तरीके से आप आरटीआई एप्लीकेशन लगा सकते हो, इतनी फीस देनी होगी, ये आपके राइट्स रहेंगे, ये चीज़ें CPI को करना होगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें उसके अंदर बताई गई होंगी। तो ये 18 मंथ के अंदर इस तरीके का काम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को करना था, गाइड बनाने का, इन ईजिली कंपेरेबल form and manner and as may be necessary by required by person who wishes to exercise any right specified in this act। तो इस एक्ट में कोई अपना राइट कोई अप्लाई करना चाहता है या अपने राइट को एक्सरसाइज करना चाहता है, तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन सीख करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है, कौन कौन से लेवल है जहाँ पे वो अपील कर सकता है, तो ये सारी बातें डालते हुए एक गाइड बनाने का काम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया था 18 महीने के अंदर। तो ये काम तो अब तक जो है डोमेन में है। ये बात अलग है कि शायद वो अब अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन पब्लिक डोमेन मोर और लेस सब स्टेट गवर्नमेंट ने बना लिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ऑलरेडी अवेलेबल है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपडेट एंड पब्लिश द गाइडलाइंस। और ये जो गाइड बनेगा इस गाइडलाइंस को अपडेट भी करना है रेगुलर इंटरवल पे, ये भी बोला गया है। ठीक है, जनरली वो हो नहीं पाता,
लेकिन क्या है बोला गया और ये मैंडेटरी बोला गया, विच शैल इन पर्टिकुलर इंक्लूड। तो यहाँ पे लेकिन वो गाइड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो उसके बारे में बताया है यहाँ पे। एक तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए इस एक्ट का, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंसी लाना, हेल्प करना इन्फॉर्मेशन सीकर को, तो ये सारी बातें उसके अंदर लिखनी है उस गाइड के अंदर। पोस्टल एड्रेस यानी जो इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस होगी, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल होगा, वो सारा सीपीआईओ का वो भी उसके अंदर गाइड के अंदर डालना है। फिर उसके बाद मैनर एंड फॉर्म इन विच रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन शैल बी मेड टू सीपीआईओ। सीपीआईओ से आप किस किस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं उसके बारे में भी उस गाइड में लिखा जाएगा। द असिस्टेंस अवेलेबल एंड ड्यूटीज ऑफ सीपीआईओ। सीपीआईओ क्या ड्यूटी है, वो किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है बीइंग ए आरटीआई एप्लीकेंट। अगर आप आरटीआई एप्लीकेंट है तो आपकी कैसे मदद वो कर सकता है, उसके बारे में भी वो ड्यूटीज जो है उसके बारे में गाइड के अंदर लिखा होना चाहिए। असिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम सीआईसी एसआईसी। तो सीआईसी एसआईसी क्या क्या मदद एक आरटीआई एप्लीकेंट की कर सकता है या इन्फॉर्मेशन सीकर की कर सकता है, उस गाइड में वो भी लिखा होना चाहिए। ऑल रेमेडीज इन लॉ अवेलेबल। क्या क्या रेमेडीज हैं अगर कोई भी एक जो यहाँ पे सीपीआई या एसपीआई है वो फेल हो जाता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, तो उसके पास फाइलिंग के क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं उसके बारे में उसमें लिखा होना चाहिए। द प्रोविजंस प्रोवाइडिंग फॉर वॉलंटरी डिस्क्लोजर। तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर ऑलरेडी बताया गया है, तो किस किस तरीके से क्या क्या वॉलंटरी डिस्क्लोजर करने हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में भी उस गाइड के अंदर होना चाहिए जो आरटीआई एप्लीकेंट के लिए हम बना रहे हैं। नोटिस रिगार्डिंग फीस टू बी पेड। कितना फीस पे करना है, आरटीआई एप्लीकेशन के साथ कितना फीस पे करना है, अगर आरटीआई एप्लीकेशन के बाद इंफॉर्मेशन जो मांगा गया है उसको फोटो कॉपी करना पड़ रहा है या इस तरीके से प्रोवाइड किया रहा है हार्ड कॉपी में, तो तब कितने पैसे पी के जाएंगे उसके रिगार्डिंग बताना पड़ेगा उस गाइड में। एनी एडिशनल रेगुलेशन और सर्कुलर मेड और इशूड। अगर कोई दूसरा और एडिशनल रेगुलेशन है, कोई सर्कुलर जिसको इशू किया है गवर्नमेंट ने और पीआईओ से रिलेटेड है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उस गाइड में डाला जाना चाहिए। तो ये है यहाँ पे बेसिकली ये नहीं बताया कि उस गाइड के अंदर क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसेक्शन 4 कहता है द अप्रूव्ड गवर्नमेंट मस्ट इफ नेसेसरी अपडेट एंड पब्लिश द गाइडलाइंस एट रेगुलर इंटरवल। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको अगर नेसेसरी हो अपडेट करने के लिए तो उसको अपडेट और पब्लिश करती रहेगी टाइम टू टाइम, रेगुलर इंटरवल पे उसको अपडेट करती रहेगी। ठीक है, तो ये आपका जो है सेक्शन 26 कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है प्रिपेयर करेगी प्रोग्राम और ट्रेनिंग सेशंस रिगार्डिंग और इस तरह की चीजों के रिगार्डिंग बताएंगे। अब आता है सेक्शन 27 पावर टू मेक रूल्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस तरह से रूल्स बना सकती है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के रिस्पेक्ट में और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के रिस्पेक्ट में बाय नोटिफिकेशन क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, कल देखा था हमने सेशन के अंदर कि आरटीआई रूल्स 2012 वो बनाया गया है, आरटीआई रूल्स 2019 ये बनाया गया है। तो वो सारी पावर कहां से डिराइव की उन्होंने, वो सारी पावर यहां से डिराइव करके जो है रूल्स बनाए गए हैं। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर। तो यानी ये जो है सेक्शन सब सेक्शन 1 जो है ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को। तो बोला इसके अंदर तो हमने पावर दे ही दी है, लेकिन उसके बावजूद हम बोल रहे हैं कि इन पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड भी वो रूल बना सकता है। यानी कहने का मतलब इन जनरल उन्होंने बोल दिया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है रूल्स बनाने के लिए इस आरटीआई एक्ट के तहत, लेकिन इन चीजों से रिगार्डिंग रूल भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। इन पर्टिकुलर हम ये बता रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला इन पर्टिकुलर और विदाउट प्रिजुडाइस, यानी इस जनरलिटी जो है इसको बिना हैम्पर किए हुए, उसको बिना डैमेज किए हुए हम ये कह रहे हैं कि भाई इन मैटर्स के रिगार्डिंग भी रूल्स बनाए जा सकते हैं। सच रूल्स में भी प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर। तो वो जो रूल बनाए जाएंगे वो इन मैटर्स के रिगार्डिंग भी होगा। कॉस्ट ऑफ मीडियम और प्रिंट कॉस्ट प्रोवाइड प्राइस ऑफ द मटेरियल। तो अगर प्रिंट करने का कोई कॉस्ट लग रहा है या उस चीज को प्रोवाइड करने के लिए मीडियम जिस मीडियम में प्रोवाइड किया रहा है उसका कुछ चार्ज लग रहा है, तो उसका क्या कॉस्ट होगा, उसके रिगार्डिंग भी रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम इन शॉर्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं, वो बना सकता है। द फीस पेएबल
अंडर सेक्शन 6(1) के अंदर आरटीआई एप्लीकेशन के साथ क्या फीस लगानी है उसके बारे में बताया। तो ये फीस कितनी होगी वो आरटीआई एप्लीकेशन की, उसके रिगार्डिंग वो भी रूल्स बना सकते हैं। यानी जैसे कि रूल बना के ही यानी बताया गया कि 10 रुपये का फीस लगता है। एक्ट के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, रूल्स बनाए गए, रूल्स के अंदर ही बताया गया है कि 10 रुपये का आरटीआई एप्लीकेशन का फीस रहेगा। फीस पेबल अंडर सेक्शन 7(1) एंड 7(5). तो 7(1) 7(5) क्या था, एडिशनल अगर पैसे जमा कराने हैं आरटीआई एप्लीकेंट को। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उसने मांगी है वो हार्ड कॉपी में है और उसको प्रिंट करने का, उसको फोटो कॉपी करने का चार्ज लग रहा है। तो उस केस में कितना फीस जमा करना है उसके रिगार्डिंग भी रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है। ये यहाँ पे पावर दी गई है। टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का, इंफॉर्मेशन कमीशन का, या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का। तो इनका क्या टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा उसके रिगार्डिंग रूल्स भी बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। ये हमने पिछले जो नोटिफिकेशंस देखे थे 19 वाले, और रूल्स यानी रूल्स हो गया आपका आरटीआई रूल्स 2019, उसके अंदर टर्म से रिलेटेड बना रखा था, सैलरीज अलाउंसेस इससे रिलेटेड बना रखा था। तो ये सारी पावर यहीं से डिराइव करके सेंट्रल गवर्नमेंट और ने उसको प्रोमulgate किया है या उस नोटिफिकेशन को जारी किया या उसको इशू किया है। तो सैलरी से रिलेटेड, सैलरी उनके रिलेटेड, जैसे स्टाफ भी उनको प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ हमने ये भी पढ़ा था 13 के 6 के अंदर और 16 के 6 के अंदर की सीआईसी को सपोर्टिंग स्टाफ प्रोवाइड करने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो वो जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा स्टेट गवर्नमेंट का, या स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है कि वहाँ पे एसआईसी को प्रोवाइड करे। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों क्या है, उनके उन सपोर्टिंग स्टाफ के रिगार्डिंग जो सैलरीज है, अलाउंसेस है, उसके रिगार्डिंग भी रूल्स बना सकता है। ये भी बताया है इसके अंदर। द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय सीआईसी एसआईसी इन डिसाइडिंग द अपील। जब अपील डिसाइड करेंगे सीआईसी और एसआईसी तो किस प्रोसीजर को फॉलो करना है उसके रिगार्डिंग रूल्स भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है। ये भी बताया है, ये भी पावर दी है। तो ये भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो आरटीआई रूल्स 2012 था उसके अंदर क्या प्रोसीजर डाला गया जिसके तहत सीआईसी जो है किसी सेकंड अपील को रिसीव करेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आपको यानी देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। एंड एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और बाकी अगर कोई और मैटर बच जाता है तो उसके रिगार्डिंग भी रूल्स वो बना सकते हैं। तो ये जो होता है रेजिड्यू क्लॉज, रेजिड्यू क्लॉज क्या होता है जिसके अंदर एनी अदर मैटर डाल दिया जाता है। एनी अदर मैटर क्या नहीं, क्योंकि फ्यूचर में और क्या मैटर हो सकता है किसी को भी नहीं पता होता जब ये एक्ट बन रहा है। तो इसलिए ये एक क्लॉज रखा जाता है ताकि बाकी जो मैटर बच जाते हैं जो इस एक्ट से रिलेटेड होंगे वो इसके तहत रूल्स बनाए जा सके। ठीक है, तो ये था एक्ट में रूल बनाने की पावर किसके पास, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड बनाएगा रूल्स, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के हिसाब से और सीआईसी के हिसाब से यहाँ पे रूल बनाएगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हिसाब से। पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ऊपर जो पावर बताई गई थी वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की थी। तो जहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहां पे है, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स होते हैं, अपने तरीके होते हैं। जनरली तो वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या डीओपीटी होता है उसके रूल्स को भी फॉलो करता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने लिए अलग भी वो रूल्स बना सकता है। तो ये इसीलिए यहाँ पे पावर दी गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, और आपका ये कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो ऐसी जगहों पे क्योंकि उनको अलग से पावर दी गई कि उनको लग रहा है कि अगर भाई उनके ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के हिसाब से जो उनको अलग से पावर चाहिए ताकि वो अलग तरीके के रूल बना सके, तो वो पावर भी उनको दी गई है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिमिलर पावर दी गई कि मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट मेक रूल्स टू द कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो जहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, तो उनको पावर दी गई कि वो भी रूल्स बनाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है उनके प्रोविजंस को इन्फोर्स कर सकते हैं, इस एक्ट के प्रोविजन को। इन पर्टिकुलर बता दिया कि कॉस्ट क्या होगा, प्रिंट का मीडियम क्या होगा, उसके लिए फीस कितनी लगेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब कोर्ट है, कोर्ट के अंदर अगर वो चाहे तो आरटीआई एप्लीकेशन के साथ फीस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि उनको अलग से पावर दी गई है। लेकिन जनरली जो मुझे प्रैक्टिकली पता है आजकल सुप्रीम कोर्ट के वही फॉलो कर रहा है जो इन जनरल चल रहा है। 10 रुपए की फीस ही शायद जनरली है। एडिशनल फीस कितनी लगेगी उसके रिगार्डिंग भी रूल्स बना सकते हैं, या और कोई मैटर बच गया तो वही बना सकते हैं। देखिए इसके अंदर
जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर है वो कम है, और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर थी, वो ज़्यादा थी। यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड और इसकी रिलेटेड पावर किसके पास है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। तो जबकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन उसे लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट मुझे रूल्स बनाने हैं, तो उतनी ही पावर उसको दी गई है। तो एक तरीके से आप इसको और ऊपर वाले को कंपेयर कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर से कम है। ठीक है, कम इसलिए क्योंकि ये छोटा एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आप नोट जो मैं लिख रहा हूँ कि कंपेयर कर लेना, तो इसका मतलब कि इस कंपैरिजन को ध्यान में भी रखना, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आए और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का भी डिफरेंस समझ में आए। सेक्शन 29 कहता है लेइंग ऑफ रूल्स। तो जब भी कोई रूल्स बनाए जा रहे हैं तो उसको क्या डाला गया प्रोविजन कि उसको ले भी करना है, तो उसके रिगार्डिंग किस तरीके से ले करना है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड। तो जैसे ही रूल बनाया गया उसके बनाने के तुरंत बाद जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट को वो क्या करना है, उसको ले करना है ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ले करना है। अब ये बाकी वो बता दिया कि सेशन में किस तरह से होगा। सेशन का जो टाइम होना चाहिए वो 30 दिन का होना चाहिए, और चाहे वो एक सेशन या दोनों सेशन को एक के बाद एक को मिला के हो सकता है। तो ये कह रहा है कि 30 दिन के अंदर उसको ले करना है। और अगर एंड इफ बोथ हाउसेज एग्री इन मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन, अगर जिस हाउस में इसको ले किया जा रहा है अगर वो चाहता है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना, या वो ये चाह रहा है कि इस रूल को नहीं बना जाए, रूल शुड नॉट बी मेड, तो उन दोनों केस में क्या होगा? आपने ले किया अपना रूल बनाया, रूल को ले किया, ले करने के बाद वो जो हाउस है वो चाहता है, बोथ हाउसेस दोनों हाउस चाहते हैं कि भाई उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, या ये चाहते हैं कि उस रूल को लाया ना जाए। तो वो कह रहे हैं द रूल शैल देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली इफ सच मॉडिफाइड फॉर्म और बी ऑफ नो इफेक्ट। तो अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो जब वो मॉडिफिकेशन अगर उन्हें बता दिया तो मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर ही वो रूल जो है अप्रूव्ड माना जाएगा, और अगर उन्हें बोला कि ये रूल नहीं आना चाहिए तो उस केस में उस रूल का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर दोनों हाउसेज इस बात पे एग्री करते हैं कि मॉडिफिकेशन करना है, तो मॉडिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक वो रूल यानी अप्रूव नहीं माना जाएगा, और मॉडिफाई होने के बाद ही वो अप्रूव्ड रूल्स माने जाएंगे और तभी वो अप्लीकेबल होगा। और अगर उस रूल को मना ही कर दिया कि नहीं आना चाहिए, ये इसको नहीं इन्फोर्स करना है, तो उस केस में उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा और वो रूल्स जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, यानी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा उस रूल का। इसके अंदर एक छोटी सी बात ये बताइए कि मॉडिफिकेशन लेकिन लाने से पहले, पहले भी कोई रूल होगा, मॉडिफाई कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन लाने से पहले और उससे पहले कोई भी रूल अगर एग्जिस्टिंग है, अगर पहले से कोई रूल है तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, जो मॉडिफिकेशन था और जो यानी जिसको अगर नहीं लाने के लिए बात चल रही जिन प्रोविजंस को, उतने पे ही इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं कि अब पूरा रूल ही खत्म हो जाएगा, जो पुराना चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जितना यानी जितने वो डिसएग्री कर रहे हैं उतना पोर्शन ही जो है उतने को ही अमेंड करने की जरूरत है, या उतने ही पोर्शन पे ही वो अप्लीकेबल नहीं होगा, ये बताया गया। Every rule made under this act by state government shall be laid as soon as possible after it is notified before the state legislature। और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ले करना है उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी कोई रूल बनाएगा तो उसे भी वो स्टेट लेजिस्लेचर में उसे ले करेगा, ये बताया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ बातें बता दी गई कि मॉडिफिकेशन वो करना चाह रहा है, तो यहाँ पे भी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर मॉडिफिकेशन कोई करेगा तो मॉडिफिकेशन का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन इससे सीधा इंप्लाइड है कि भाई ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट में से आपने ले कर दिया और उसके अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट चाह रहा है, सॉरी वो स्टेट लेजिस्लेचर चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता। तो स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे भी वो चेंजेस कर सकता है, और जब तक वो चेंजेस नहीं होंगे तब तक वो एक्ट जो है फोर्स में या उसका इफेक्टिव नहीं होगा वो। तो कुछ कुछ बातें यहाँ शॉर्ट की गई हैं, लेकिन मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, ठीक है, ऐसा जो ऊपर बातें लिखी गई उसका सिमिलर भी स्टेट गवर्नमेंट में भी वही चीज होगा कि मॉडिफिकेशन अगर स्टेट लेजिस्लेचर कहता है तो वो मॉडिफिकेशन करना जरूरी होगा। और जब मैं इंटरप्रिटेशन की बात करता हूं, जब मैं बोलता हूं कि मैं मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, इसका मतलब ये है कि वो आपके प्रैक्टिकल यूज के लिए है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके अंदर एक्ट में लिखा हुआ, जो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा गया है उसी को पढ़ना है, उसी को समझना है। इंटरप्रिटेशन जो है आपकी ऑफिशियल जो है प्रैक्टिस के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए है।
आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली जो लैंग्वेज में लिखा जाता है उसी के ऊपर ही क्वेश्चन बनाया जाता है, तो आपको इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वहां पे आपको ऑप्शन नहीं लगाना है, टिक नहीं करना है। ठीक है, चलिए 30 देख लेते हैं। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, अगर आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में कोई डिफिकल्टी आती तो क्या होगा? इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट मेक सच प्रोविजन not inconsistent with the provisions of this act as appear to necessary or expedient to for removal of the difficulty। अगर इस तरह की कोई डिफिकल्टी अराइज होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक ऑर्डर जो है ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगा, और उस ऑर्डर से क्या करेगा? उस ऑर्डर से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस डिफिकल्टी को रिमूव करने का काम करेगा। और वो जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, यानी ये जो एक्ट है उसमें जो भी प्रोविजन दिए गए, उसका जो भी गोल है, उसका जो भी एम है उसका जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी जो भी ऑर्डर लाए जाते हैं, अगर वो डिफिकल्टी हटाने के लिए या इन जनरल भी आरटीआई एक्ट के तहत लाए जाते हैं, तो वो कभी भी एक्ट के स्पिरिट से बाहर या उसके बियॉन्ड या उसके कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप सब क्या है, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट में काम करने का आपको ये रोल है कि ये प्रोविजन इसलिए भी डिटेल में इतना मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल में जानने के बाद आप क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है वो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो यानी यहाँ पे एक मोटी बात यह है कि ऑर्डर जो भी पब्लिश किया जा रहा है, एक तो उसको क्या करेंगे आप ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेंगे, और दूसरा वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, आरटीआई एक्ट के जो भी एम है, ऑब्जेक्ट्स है, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और ये कह रहा है कि ये जो डिफिकल्टी है वो 2 साल के अंदर आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आए तो ये इस तरीके का ऑर्डर जो है 2 साल बाद नहीं लाया जा सकता है। तो यानी ये जो प्रोविजन है वो स्टार्टिंग के लिए था, स्टार्टिंग के 2 सालों के लिए था, और स्टार्टिंग के 2 सालों में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही थी तो इस तरीके का ऑर्डर लाया जा सकता था 2 साल के अंदर। अब तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो अब ये इस सेक्शन का इतना रिलेवेंस नहीं रह गया, तो क्वेश्चन यानी इसका मतलब नहीं आएगा आपका एग्जाम में, ये मान के चल सकते हैं आप। एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और जब ये ऑर्डर लाया जाता तो उसको पार्लियामेंट के अंदर भी ले करने की ड्यूटी भी रखी गई है। ठीक है, तो लास्ट में ये जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 31, जब ये एक्ट आया आरटीआई एक्ट 2005, तो उससे पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था, तो वो पूरा रिपील कर दिया गया, यानी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो ये हमारा लास्ट सेक्शन था। इस तरीके से हमारा आरटीआई एक्ट इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। आप जब अंडर सेक्रेटरी भी बनेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या जब भी आपको सीपीआईओ बनाया जाता है, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, क्या क्या आपको मदद करनी है, किस तरीके से आरटीआई एप्लीकेंट को हेल्प करनी है, और आप कहाँ से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, यानी जहाँ एग्जाम्पशन है सेक्शन 8 के अंदर, तो वहाँ पे किस केसेस में आप इन्फॉर्मेशन मना कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको पूरी तरह से क्लियरली समझ आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल जो है ओथ का होता है, ये मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस भी कर लिया है, और ये सेकंड शेड्यूल आज ही डिस्कस कर लिया था। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्ट बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, और इस तरीके से शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया और पढ़ाया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये सीरीज़ पसंद आई है, आरटीआई एक्ट पसंद आया है, तो आप इसको लाइक कमेंट करेंगे, और बाकी अपने जो भी ऑफिसर्स हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं उसका शेयर करेंगे ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पीडीएफ अगर आप कई लोग डिमांड करते हैं कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ तभी दिया जाता है जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं। तो एक्टिव मेंबर्स अगर हैं आप, तो आपके साथ ये पीडीएफ शेयर की जा सकती है, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कर ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा इसका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।